हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो कल हमने कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, और इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में। तो हमने इसका बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर कुछ आइटम्स है, आपको बताना है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। तो ये आज हम करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ये कुछ आइटम्स आपको यहाँ दी हुई हैं। पहला देखो, आपको दिया है 1,00,000 रुपीज़ जो आपने स्पेंड किए ऑन परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। 2,000 रुपये आपने स्पेंड किए हैं इंस्टॉलेशन पे। 10,000 रुपीज़ आपने फ्रेट एंड कैरियर्स दिया है इस मशीन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप नई एसेट परचेज करते हो, नई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जब तक वो एसेट जो आपने नई एसेट ली है वो जब तक यूज़ में नहीं आती है, इंस्टॉल पूरी तरह से नहीं हो जाती है, पूरी तरह से यूज़ करने लायक नहीं हो जाती है, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो भी इसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये 1,00,000 रुपये जो आपकी मशीन की कॉस्ट है वो 2,000 रुपये आपने इंस्टॉलेशन पे दिए हैं, 10,000 रुपये आपने फ्रेट एंड कैरियर्स पे दिए हैं। ये सारा मिला के यानी 1,12,000 रुपये जो है वो आपके किस उसमें जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह माने जाएंगे, क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। फाइन। दूसरा आपको दिया है 12,000 रुपीज़ आपने स्पेंड करे हैं रिपेयर्स के लिए बिफोर ए सेकेंड हैंड मशीन इज़ पुट टू यूज़। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आप चाहे नई मशीन खरीदो चाहे सेकेंड हैंड मशीन खरीदो, आपके बिजनेस की वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, अर्निंग कैपेसिटी है, वो बढ़ाएगी। राइट, तो ये है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप पुरानी मशीन खरीदते हो यानी सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो तो भी वो क्या है, आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो, हमने जो रिपेयर्स पे पैसा स्पेंड किया है ना, वो उस मशीन को यूज़ करने से पहले का खर्चा है। समझे इस चीज़ को, यानी इस मशीन को जो हम जिसको हमने खरीदा है, इसको अभी तक हमने यूजेबल कंडीशन में नहीं लाए हैं, उससे पहले ही रिपेयर करवाई है। ऑब्वियसली पुरानी मशीन है तो वो कई बार कुछ रिपेयर वगैरह करवा के उसको यूज़ में लाया जाता है। तो यूज़ में लाने से पहले का जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, वो उसी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो देखो, आप कोई भी सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हो या सेकेंड हैंड मशीन परचेज करने के बाद, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले के जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस एक्सपेंडिचर के साथ साथ जो आप खर्चा लगाते हो उस मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है, जब तक वो यूज़ करने लायक नहीं हो जाती तब तक जितना खर्चा लगता है वो भी आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 4,000 रुपीज़ आपने स्पेंड किए वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री। अब ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नेक्स्ट वाला देखो, कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। तो वाइट वॉशिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इन जनरल जो है हर साल होती है। यहाँ पे तो खैर इसने दे भी दिया एनुअल वाइट वॉशिंग। अगर वाइट वॉशिंग दिया हो सीधा तो आप समझ लोगे कि ये डेली का खर्चा होता है। ठीक है, डेली का मतलब रूटीन का खर्चा होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट यहाँ पे जो इससे पहले वाला हम कर रहे थे, 4,000 रुपीज़ स्पेंड किए नई फैक्ट्री के ऊपर। अब देखो, नई फैक्ट्री के ऊपर दिया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट्री में पहली बार पेंट हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब तक फैक्ट्री यूज़ करने पे नहीं आई है। ठीक है, यानी हम यही मानेंगे ना कि फैक्ट्री आपने रेडी करवाई, उसके ऊपर आपने पेंट करवाया, फिर आप फैक्ट्री को यूज़ करोगे। तो जो पहली बार का पेंट है वो मैं ये कह सकती हूँ कि फैक्ट्री जब यूज़ में आई है उससे पहले का, यानी प्रोडक्शन शुरू होने से पहले का खर्चा है, और पहले का खर्चा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, यानी इन जनरल वाइट वॉशिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर ये न्यू फैक्ट्री है तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसका मतलब है फैक्ट्री को यूज़ में लाने से पहले, प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमने ये खर्चा किया है। ठीक है, देन देखो, ₹20,000 स्पेंट इन कनेक्शन विद इशू ऑफ कैपिटल। आपने कैपिटल इशू की, जैसे मान लो आपने शेयर इशू किए, तो शेयर इशू करते टाइम आपका खर्चा आया है, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस है। ये मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी
कैपिटल वगैरह इशू करते हो, शेयर वगैरह इशू करते हो, तो ये आपका रूटीन का खर्चा नहीं है, ठीक है। आपने पैसा उठाने के लिए एंड शेयर कैपिटल इशू करने के लिए खर्चा किया है, ये रूटीन का खर्चा नहीं है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखो 10,000 रुपीज़ आपने दिए हैं एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग अ लोन। तो यहाँ पे आपने लोन से पैसा उठाया है, यानी लोन से पैसा उठाओ या शेयर से पैसा उठाओ, जिस भी तरीके से आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से आप पैसा उठाओ, उसके अंदर जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो, चाहे वो एज अ लीगल एक्सपेंस दिया हो, ब्रोकरेज दिया हो, ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट दिया है, एक फैक्ट्री जो है वो रिमूव की गई और दूसरी साइट पे हमने इसे शिफ्ट किया है और ये 2 लाख रुपए का कॉस्ट उसके अंदर आया है फैक्ट्री को शिफ्ट करने का, डिसमेंटलिंग करने का। यानी ऑब्वियसली एक जगह फैक्ट्री है, वहाँ से इक्विपमेंट आप दूसरी जगह लेके जाओगे, वहाँ से मशीनें वगैरह, तो उसमें कुछ कॉस्ट आएगी। तो वही दिया है आपको कि 2 लाख रुपए लग गए यहाँ से मशीनें डिसमेंटल करके दूसरी जगह पे इंस्टॉल करने का, तो ये कौन सा खर्चा होगा। तो देखो इसको हम वैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। बुक्स के हिसाब से देखो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया गया है बहुत सारी किताबों में कि इसकी वजह से जो बिज़नेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। बट कुछ लोग कहते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा सूटेबल साइट पे बिजनेस जा रहा है। तो ये एक है ना डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है। जैसे एक सुल्तानपुर शुगर केस मैं पढ़ रही थी, सुल्तानपुर शुगर लिमिटेड का कुछ केस था, उसके अंदर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रखा था कि कोर्ट ने माना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब हम फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन काफ़ी सारी बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया है। तो इसके पीछे अभी एम्बिग्यूटी है, आपको जो ज़्यादा बेटर लगता है आप वो अडोप्ट कर सकते हैं। फाइन, इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जो 2 चीज़ों में मैं कंफ्यूज हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि यूजुअली इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं क्योंकि इससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सूटेबल साइट पे जा रहे हैं तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए, ठीक है। देन देखो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा है 20,000 रुपीज़, दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर सीधा आपको एडवर्टीजमेंट दे रखा है तो आपको क्या मानना है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर यही दे देते हैं आपको कि ये 20,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट खर्चा है और आने वाले 4 सालों तक आपको रिटर्न देने वाला है, तो फिर हम उसको क्या मान लेते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी एडवर्टीजमेंट एज सच क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन देखो 2,000 रुपये की रिपेयर हमें करवानी पड़ी बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑपरेटर है जो आपकी मशीन को यूज़ कर रहा है उसने कुछ नेग्लिजेंस कर दी जिस वजह से वो मशीन ख़राब हो गई और फिर उसको हमें रिपेयर करवाना पड़ गया। तो 2,000 रुपये हमारे उसमें लगे, बट ये ऑर्डिनरी रिपेयर्स है, तो ऑर्डिनरी रिपेयर्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है नेक्स्ट, 40,000 रुपये हमने एक मशीन पे स्पेंड किए, आउट ऑफ विच यानी ये 40,000 रुपये में से 5,000 रुपये हमने दिए रिपेयर के ऊपर, 7,000 रुपये हमने दिए वॉर्न आउट पार्ट की रिप्लेसमेंट पे। वॉर्न आउट पार्ट मतलब एक मशीन है उसके कुछ पार्ट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं यूज़ करने के बाद, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस किया है। फिर 28,000 हमने दिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीनरी के लिए, ठीक है। तो 40,000 टोटल स्पेंड करे, 5,000 रिपेयर पे करे, 7,000 रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट पे और बाकी के बचे 28,000 रुपये हमने स्पेंड किया मशीन की इम्प्रूवमेंट पे। और इम्प्रूवमेंट की वजह से इसने कहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन की बड़ी है। तो देखो जो ये इम्प्रूवमेंट वाला है ये तो आपको पता लग ही गया कि इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी है तो क्या होगा, इससे इसको क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। फिर देखो 5,000 रुपये जो रिपेयर है और 7,000 रुपये जो वॉर्न आउट एसेट हमने रिप्लेस किया, ये आपके दोनों ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे क्योंकि ये बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने में, ये कैपेसिटी को बढ़ा नहीं रहे हैं, राइट। मतलब अब आपने वॉर्न आउट पार्ट को रिप्लेस कर दिया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी थोड़ी है, जितना वो पहले प्रोडक्शन कर सकती थी मशीन उतना ही तो कर रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 10,000 रुपीज़ स्पेंड किया हमने, लॉयर्स की फीस दी है हमने। किस लिए दी है, क्योंकि मिस्टर एक्स हैं कोई, उन्होंने ये क्लेम किया था, एक केस हमारे अगेंस्ट फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी फैक्ट्री है वो उनकी है, मतलब हमारी जो फैक्ट्री की साइट है वो उनकी है, ऐसा उन्होंने केस किया था।
हमने इस केस को डिफेंड करने के लिए लॉयर को फीस दी है 10,000 रुपीज़। अब देखो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे आपकी कोई एसेट एक्वायर नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी आपकी एसेट थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट को एक्वायर करने में कोई खर्चा आता है तो फिर वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन इसकी वजह से कोई एसेट एक्वायर नहीं हो रही है, ये तो ऑलरेडी साइट आपकी थी, आपने फैक्ट्री बना रखी थी। अब किसी ने केस कर दिया इस चीज़ के ऊपर कि ये बिल्डिंग आपकी नहीं है, ये लैंड आपकी नहीं है, तो आपने उसको डिफेंड करने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, देन देखो लीगल चार्जेस दिए गए ऑन एक्वायरिंग ए लैंड ₹10,000। अब देखो ये क्या है, एक्वायरिंग ए लैंड से रिलेटेड खर्चा है। मतलब लैंड एक्वायर की आपने, यानी फिक्स्ड एसेट एक्वायर की, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसके ऊपर जितना भी खर्चा लगता है वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर आपने लीगल चार्जेस दिए हैं, जैसे आपको पता होगा आप लैंड वगैरह लेते हो तो रजिस्ट्री वगैरह होती है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने दिए हैं 10,000 रुपीज़, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसको हम लैंड की कॉस्ट में ऐड करके दिखाएंगे। फाइन, देन देखो 25,000 रुपीज़ आपने पे किए हैं एक एम्प्लॉय को जिसको आपने डिस्चार्ज किया था कंपनसेशन के तौर पे। ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे आपकी कोई फिक्स्ड एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही, आपने एम्प्लॉय को एज अ कंपनसेशन एक अमाउंट दिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, देन देखो 1 लाख रुपीज़ आपको सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी देखो एक वन साइड पेमेंट होती है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। यूजुअली बिजनेस को सब्सिडी मिलती है, जैसे गवर्नमेंट है वो बिजनेस को सब्सिडी देती है, उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बिजनेस को कुछ पैसा दे रही है जो उसको रिटर्न नहीं करना है। फाइन, सब्सिडी आपको रिटर्न नहीं करनी होती है, वन साइड पेमेंट होती है। तो अगर आपको सब्सिडी मिली है तो इसकी वजह से देखो ये रिसिट है, पहली चीज़ तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, अब ये रिसिट के एग्जाम्पल है, तो ये आपकी रिसिट है, आपको पैसा मिला है। अब रेवेन्यू रिसिट है कि कैपिटल रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से कोई आपकी लायबिलिटी थोड़ी ही बढ़ रही है। मैंने आपको क्या बताया था, कैपिटल रिसिट कौन सी होती है, जिसकी वजह से या तो आपकी एसेट कम हो या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, ऐसी कोई भी चीज़ होगी, फिक्स्ड एसेट कम हो या करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ जाए, तो वो कैपिटल रिसिट होती है, बट ये तो रेवेन्यू रिसिट होगी। फाइन, अच्छा नेक्स्ट देखो, आपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए एक रिक्रिएशन सेंटर बनाया, उसकी कॉस्ट आई 8 लाख रुपए, तो ये आपकी एसेट बन गई, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस की एसेट बढ़ाता है, फिक्स्ड एसेट बढ़ाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो ये 8 लाख रुपए आपको मिले, तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट बढ़ गई इससे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, देन देखो 5 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से आपको मिले हैं, इसके लिए एज अ ग्रांट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। मतलब ये बनाने के लिए, रिक्रिएशन सेंटर बनाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की ग्रांट मिली है। देखो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको ग्रांट मिलती है वो वापस तो आपको वो भी नहीं करनी होती, बट ग्रांट आपको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिलती है, सब्सिडी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होती है। ग्रांट आपको जैसे इसमें मिली है तो ये इस रिक्रिएशन सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए मिली है, राइट। तो इसलिए 5 लाख रुपए की आपको ग्रांट मिली है। ग्रांट किस लिए बनी है, मिली है रिक्रिएशन सेंटर बनाने के लिए। इसको हम कैपिटल रिसीट के तौर पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी बन गई है अब कि आप इसके अगेंस्ट आपको यही काम करवाना है। फाइन, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीट के तौर पे ट्रीट करेंगे। यानी अगर सीधा ये दिया हो सब्सिडी मिली है तो नहीं लेंगे इसको, लेकिन अगर आपको कोई ग्रांट ऐसी मिलती है जिसकी वजह से आपको कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट करनी है, उसके अगेंस्ट में ये ग्रांट दी गई है, तो उसको हम कैपिटल रिसीट मानेंगे। फाइन, अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर बैंक लोन आपको मिला है 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। रिसीट है क्योंकि पैसा मिलेगा आपको इस केस में, और 1 लाख रुपए जो है ये आपकी कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, देन देखो एक पर्सन जो है वो उसको चोट लग जाती है कंपनी की मोटर कार से, तो उसको हम कुछ कंपनसेशन पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेंडिचर है, ये रिसीट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है ना, आपका खर्चा हुआ, तो इसको हम रेवेन्यू आइटम ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे कोई एसेट थोड़ा ही क्रिएट हुई है। फाइन, देन देखो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ सिनेमा बिल्डिंग 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपए का आपने एक सिनेमा बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है, जिसमें से 20% पैसा तो लगा है रिपेयर पे और 80% लगा है इम्प्रूवमेंट और एडिशन पे। इम्प्रूवमेंट एंड एडिशन का मतलब जैसे मान लो आपने ज़्यादा सीटें लगवा दी होंगी वहाँ पे,
या ज़्यादा हॉल बनवा दिया होगा एक अलग से। तो इन इम्प्रूवमेंट और एडिशन से क्या होता है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब देखो ना, आपके सिनेमा हॉल में मान लो पहले 50 सीटें थी, आपने 50 सीटें और लगवा दी, तो अब उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, अब उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। तो ये है एडिशन और इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट। तो देखो 20 लाख रुपए आपने टोटल लगाए थे, 20 लाख का 20% कितना हुआ, 4 लाख रुपए, और 20 लाख का 80% कितना हुआ, 16 लाख रुपए। तो ये जो 4 लाख रुपए आपने रिपेयर पे लगाए हैं, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और ये 16 लाख रुपए जो आपने इम्प्रूवमेंट और एडिशन के लिए स्पेंड किए, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। देन देखो 20,000 रुपीज़ हमने स्पेंड किए, टेम्पररी हट्स बनाई। देखो हमने कोई नई बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने कुछ हट्स बनाई जहाँ पे मान लो रात के टाइम लेबर वगैरह रह सके, कुछ टेम्पररी हट्स हमने बनाई, उसके अंदर 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। फिर ये कहता है कि ये हट्स हमने बाद में डिमोलिश कर दी, ख़त्म कर दी जब बिल्डिंग हमारी रेडी हो गई। तो अब देखो ये 20,000 रुपीज़ की जो हमने हट्स बनाई, वो क्या किस लिए बनाई गई थी, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड खर्चा है, राइट। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हेल्प हुई है इससे, तो इसकी कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, तो इसको हम एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। ठीक है। हालांकि इससे देखो डायरेक्टली एसेट तो नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि ये हट तो हमने डिमोलिश कर दी, बाद में ख़त्म कर दी, बट क्या है कि अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर ये हट नहीं बनाते तो हमारी बिल्डिंग नहीं बनती, इस हट की वजह से ही तो हमारी बिल्डिंग बनी है, राइट। तो इसलिए क्या है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो बेसिक क्राइटेरिया जो आपको याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो ये देखना है कि आपके एसेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। ठीक है। एसेट मैंने बार बार बोल दिया, आप समझ जाइए, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट है। वहीं रिसिट के केस में आपको क्या देखना है, अगर वो कैपिटल रिसिट है तो उससे दो में से एक चीज़ होगी, या तो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी, या फिर आपकी जो रिसिट्स जो आपकी फिक्स्ड एसेट है वो कम होगी। फाइन। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।